हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। आपको इससे पता है यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई है उसमें 17,291 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। काफ़ी लंबी बम्पर बनती है और इसमें जो पद हमारे हैं स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के हैं। ठीक है, तो आपको ये जॉब छोड़नी नहीं है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं आपको बता दूं, अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी एनएचएम की जो हमारा थ्योरी क्लास है वो भी मिलेगा और साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं क्या है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का जो फुल फॉर्म हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अब बात आई WHO की, तो WHO की जब स्थापना हुई थी हमारी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरे साथ तैयारी करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ करना। आप एक पेज पर जितने भी दिवस होते हैं वो लिख लीजिए। जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका हो गया 7 अप्रैल को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस हो गया 11 जुलाई को, नर्स दिवस हो गया 12 मई को। तो एक पेज पर कॉपी पर सारा दिवस एक जगह लिखना है। और दूसरी चीज़, जितने भी शॉर्ट फॉर्म हो गए, जैसे यहाँ पर WHO का शॉर्ट फॉर्म था तो आप पेज पर एक जगह केवल शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो कॉपी में आप 2 पेज, पहला पेज लिखिए, फिर 4-5 पेज छोड़ के दूसरा पेज फिर से बना लीजिए। ठीक, ऐसे तैयारी करेंगे तो मैं देखना कितना अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से स्वास्थ्य निर्धारक तत्व है। निम्न में से स्वास्थ्य निर्धारक तत्व है कौन सा है? हमारा जो हमारी हेरिडिटी होती है, यानी कि आनुवंशिकता, ये हमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर, इंग्लिश में से हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावशाली साधन है। देखो, जो कॉन्डम, जो हमारा कॉपर टी और ट्यूबेक्टोमी जो होते हैं, ये हमारे अस्थायी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अस्थायी प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी की बात किया गया है तो यहाँ पर आपका माला एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माला एन। एक आता है माला डी, तो माला डी में होता है, माला डी की जो डोज होती है वो आपकी 21 टेबलेट होती हैं। टोटल 21 टेबलेट होती हैं उसमें माला डी बॉक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एक प्रभावी साधन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन में, एक एएनएम द्वारा गृह मुलाकात किए जाने पर उसे पता लगता है कि एक दंपति के 2 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, वह उस दंपति को क्या सलाह देगी? यानी कि एएनएम अगर गांव में किसी दंपति से मुलाकात कर रही और उस दंपति के 2 बच्चे हैं तो एएनएम उनको क्या सलाह देगी? उनको एएनएम यह सलाह देगी कि आपका फैमिली बढ़िया पूर्ण हो गई है, आप कुछ स्थायी साधन अपना लें। देखो, परिवार नियोजन हमारा 1992 में स्टार्ट हुआ था। जो हमारा परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था 1952 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और उसमें तमाम सारी बात ये की गई थी कि हमारी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है। तो वहाँ पर ये हुआ था कि जब एएनएम जाती है गांव में तो वहाँ वो जो गर्भ से नसबंदी हो गई, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी हो गई, तो उसमें बताती है कि आप करवा लीजिए, आपका सही रहेगा, आपके बच्चे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। इसलिए परिवार नियोजन आता है। तो वह जो एएनएम जाएगी गांव में, वो बोलेगी, एएनएम उस दंपति को गर्भ निरोधन का स्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी। यानी कि नसबंदी हो गई, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी के बारे में बात करेगी, बताएगी, उनके लाभान बता देगी। ये हमारा जनरली एएनएम। अच्छा, जो आप लोग, मैं बता दूँ, जो एएनएम का स्टाफ नर्स और वैकेंसी और एएनएम की जो वैकेंसी हैं, ये लोग जो सिलेक्ट होती हैं और गाँव में ही तो रहती हैं ना, तो गांव में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहती हैं, समझ लीजिए। तो उनसे क्या है, वो महिलाओं की ज़्यादा रूबरू होती हैं, इसलिए इस जो पोस्ट पे आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है, महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण क्या होता है? संक्रामक बीमारी, पहली बात तो होती क्या है? संक्रामक बीमारी वह होती है हमारी जो जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ से होती है, वो हमारी संक्रामक बीमारी होती है। जैसे हमारा जुकाम क्या हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया, तो ये हमारा संक्रामक बीमारी है। जैसे कोविड-19 था, कोरोना था, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया, तो ये हमारा संक्रामक रोग है। ठीक है, ये हमारे संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हाँ हेपेटाइटिस बी हो गया, डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार की विक्षिप्त हो जाती है, उससे रोग हो जाते हैं, यानी कि वो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होते हैं। मैंने बता दिया, जैसे शुगर हो गया, कैंसर हो गया, ये नहीं होते, फैलते नहीं। किसी अगर किसी एक व्यक्ति को होगा दूसरे को हो जाएगा, नहीं फैलते हैं। जो फैल जाएं वो हमारे संक्रामक होते हैं और जो नहीं फैलते वो हमारे असंक्रामक होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो निम्न में संक्रामक बीमारी का उदाहरण है, संक्रामक बीमारी का उदाहरण तो है, इसमें कौन सा है? देखो, क्षय रोग भी होता है, कुकुर खांसी भी होती है, हैजा भी होता है, ये हमारे सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब हमारा हैजा होता है, ये हमारा जल जनित रोग होता है। कुकुर खांसी को हम होपिंग
कफ भी बोलते हैं, ये हमें, और इसका दूसरा जो नाम होता है उसे कहते हैं हम 100 दिनों की खांसी, यानी कि 100 दिनों की खांसी इसका दूसरा नाम होता है। क्षय रोग को तपेदिक बोलते हैं या टीबी बोलते हैं, या टपेटिक या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। आप देखो क्वेश्चन में कहीं कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एएनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? एएनएम जब घर घर लोगों से मुलाकात करती है तो उसे हम गृह मुलाकात बोलते हैं, यानी कि घर घर जाकर मतलब गृह गृह जाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मलेरिया रोगियों का पता लगाने के हेतु की जाने वाली निष्क्रिय निगरानी से क्या तात्पर्य है? उससे आपका क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य यह होता है कि इसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों में आने वाले बुखार के रोगियों से रक्त के नमूने लेकर मलेरिया की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, यानी कि यही आपको करना है, यही हमारा एएनएम का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप फिर एक पेज लिखिए, और जैसे हमने बताया कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन हमारा स्टार्ट हुआ था 1952 में स्टार्ट हुआ था, तो आप लिख लीजिए, एक हेडिंग बनाइए, ऊपर उस पर लिखिए कार्यक्रम, फिर उसके आगे जो जो वर्ष में जो जो कार्यक्रम होते लिखते जाइए जी, आराम आराम से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब चीज़ें एक जगह लिखी होंगी तो आपको आसानी होगी याद करने में। जैसे मैं कहता हूँ आप वैसे करके देखिएगा, आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी कार्यक्रम आपके होंगे वहाँ एक जगह लिखना है, जितने फुल फॉर्म होंगे एक जगह लिखना है, जितने भी आपके दिवस होंगे एक जाने लिखना है, यानी कि जैसे जैसे आपको अलग अलग लिखेंगे वैसे आपको लिखना अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने भी अच्छा लगता है। बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, जो आता नहीं है उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन का? भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1961 में प्रारंभ किया गया? तो ये हमारा था मध्याह्न भोज कार्यक्रम। ठीक है, मध्याह्न भोज कार्यक्रम। ठीक है, मध्याह्न भोज कार्यक्रम। अच्छा ये बताइए, जो हमारे स्कूल में मिड डे मील मिलता है सरकारी स्कूल में, वो हमारी योजना कब स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषताओं में क्या शामिल होती हैं? समायोजनशीलता, यानी कि एक जो हमारा व्यक्ति होगा, स्वास्थ्य होगा, उसके अंदर समायोजन करने के तरीके, यानी कि चीज़ों को समायोजित करेगा। दूसरा है भावनात्मक स्थिरता, यानी कि अंदर फीलिंग्स भी होती हैं। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होगा। जो व्यक्ति बीमार नहीं होता है उसके अंदर अलग ही उसका चेहरा भाव दिखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाए, कहीं उसके आने की उसमें सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? उसे हम बोलते हैं रिकेटस या ऑस्टियोमाइलिस। इसमें बताओ दो नाम कैसे हो गए? जो छोटे बच्चों में होता है उसे हम रिकेटस बोलते हैं, और जो बड़ों यानी वयस्कों में होता है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो बच्चों में होगा उसे रिकेटस बोलेंगे, और जो वयस्कों में होगा उसे हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। तो इसको आप कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछता है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो वहाँ पर बात करेंगे हम ऑस्टियोमलेशिया होता है, छोटे बच्चों में रिकेटस होता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को लाभार्थी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? किस समूह को? वो हमारे समेकित जो बाल विकास योजना होती है वो हमारे जो 30 से 35 वर्ष के युवा होते हैं उनके लिए ये की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा RNTCP का पूरा नाम क्या है? देखो फिर आ गया फुल फॉर्म, तो जहाँ पर आप लिख लें शॉर्ट फॉर्म वहीं पर इसको फिर लिख लीजिए। जो RNTC का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जननी सुरक्षा योजना हमारी 2005 में आई थी। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? 2005 में। तो जहां आप कार्यक्रम लिख रहे हैं जिस पेज पर, वहां पर इसको लिख लीजिए कि जननी सुरक्षा योजना आपकी 2005 में आई थी। तो इसका जो मोटो था वो था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, संस्थागत कहने का मतलब है जो हमारे ऑथोराइज, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर महिला का प्रसव हो, घर में प्रसव ना हो, क्योंकि घर में जब प्रसव होता है तो वहाँ पर महिला की मौत हो सकती है, जच्चा बच्चा दोनों एक्सपायर हो सकते हैं। इसलिए जो जननी सुरक्षा थी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जननी की यानी कि माता की सुरक्षा की बात की गई थी। ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों की बात की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संस्थागत जो हमारा प्रसव था उसको बढ़ावा दिया गया था जननी सुरक्षा योजना में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? स्वास्थ्य
अंतर्राष्ट्रीय की बात कर दी तो यहाँ पर इंडियन आ गया, अगर इंडियन नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यहाँ नहीं पूछा है। देखो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, ये हमारा इंडियन की बात है, बाकी इसमें अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारी ये केवल भारत में है। तो यहाँ बात अंतर्राष्ट्रीय की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी एजेंसी क्या है वो नहीं है। तो जो हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में है, इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हमारा जिनेवा में है, और रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया का तो इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपकेंद्र पर प्रदान की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां का वितरण करना, बिल्कुल बात सही है। गर्भवती महिला के 1 महीने के अंतराल पर टीटी के 2 टीके लगाना, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, महिला को गर्भावस्था जब होती है, गर्भावस्था में होती है तो वहाँ पर उसको टीटी के 2 टीके लगते हैं। अच्छा, टीटी क्या है हमारा? टीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, टेटनस टॉक्साइड। और गर्भावस्था में महिला को टीटी के 2 टीके लगते हैं, और दोनों जो टीका लगना है उनके बीच जो अंतर होना चाहिए वो 28 दिन या 1 महीना होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गर्भावस्था में महिला में जो टेटनस टॉक्साइड के टीके लगते हैं और दोनों टीके के बीच मिनिमम अंतर कितना होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में 28 दिया है तो 28 दिन लगाएंगे, वरना अगर 1 मंथ दिया है तो आप 1 मंथ लगाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा, गर्भवती महिला को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, नैतिक पहलू से आप क्या समझते हैं? नैतिक पहलू से आप क्या समझते हैं कि वे सिद्धांत होते हैं जिनका सही व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूएनएफपीए का पूरा नाम क्या है? तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1 वर्ष की आयु के पश्चात लगाया जाता है? एक आयु की पश्चात के बाद लगाया जाता है, उसे हम टीका क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डीपीटी का बूस्टर डोज, यानी कि डिप्थीरिया परटूटिस एंड टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया परटूटिस एंड टिटनेस, ये हमारा डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। तो उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, शिशु मृत्यु दर से आप क्या क्या तात्पर्य है? यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होती है उससे क्या तात्पर्य है? तो उससे तो तात्पर्य होता है कि प्रति 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उस वर्ष होने वाली जो शिशु की कुल मृत्यु होती है उसे हम क्या बोलते हैं? देखो IMR होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। इसमें जो होती है 1000 जीवित बच्चों पे जो हमारे मरने वाले बच्चे होंगी उनकी संख्या जो निकल के आती है वही हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 वर्ष में पैदा हुए बच्चे और उस वर्ष होने वाले शिशुओं की जो कुल मृत्यु होती है उसका जो अनुपात होता है वही हमारा शिशु मृत्यु दर होती है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, संक्रामक बीमारी उदाहरण नहीं है। निम्न में से संक्रामक बीमारी उदाहरण नहीं है, कौन सी हमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो क्षय रोग, ये संक्रामक बीमारी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, दस्त रोग ये भी नहीं है, कुष्ठ रोग ये भी नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे संक्रामक बीमारी के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस नाम से भी जाना जाता है, उसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? उसे हम बोलते हैं ANM। क्या बोलते हैं? ANM। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं, अपने नाम का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में शामिल है। उपकेंद्र जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं उसमें क्या शामिल है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है। परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है। टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हमारे चिन्ह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से अपरा या प्लेसेंटा के बारे में सत्य कथन क्या है? यह वह संरचना होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान माता एवं उसके भ्रूण के अंदर पल रहे गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक पदार्थों जैसे गैसों, उत्सर्जी पदार्थों का आदि प्रदान करता है। यही हमारा प्लेसेंटा का काम होता है। प्लेसेंटा से जनरली बात होता है कि जो हमारा बच्चा घर में पल रहा होता है उसको वहाँ पर पोषण मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, ये हमारा होता है प्लेसेंटा। अच्छा, ये बताइए, भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है? जब का भ्रूण होता है और गर्भ में क्या अंतर होता है? कब हम भ्रूण कहेंगे और कब हम गर्भ कहेंगे? जब
महिला गर्भावस्था में होती है, जो 3 मंथ का टाइम होता है, पहले 3 मंथ का, उसे हम भ्रूण कहते हैं। और जब बच्चा 3 मंथ से ज़्यादा होता है गर्भावस्था में, तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो यही डिफरेंस बिटवीन होता है गर्भ एंड भ्रूण। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एपीएच से क्या प्रभाव है। एपीएच से आप क्या समझते हैं? तो एपीएच का फुल फॉर्म होता है हमारा प्रसव पूर्व रक्तस्राव। क्या होता है? प्रसव पूर्व जो रक्तस्राव होता है उसे हम एपीएच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नर मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम संख्या कितनी। यहाँ पर नर की बात कर लिया, यानी पुरुष की बात कर लिया, तो वहाँ पर एक्स वाई होगा। तो देखिए इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई है लेकिन 45, लेकिन होगा नहीं, होते हमारे 46 हैं, तो 44 प्लस एक्स वाई, तो 46 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जोड़ी की बात करेगा तो 23, अगर नहीं वो बात करेगा तो 46। ठीक है, जोड़ी में अगर आएगा तो 23 होगा, और अगर डायरेक्ट बात करेगा तो 46 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आईएमआर से क्या मतलब होता है। मैंने अभी बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आप जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वहाँ पर इसको लिख लीजिए कि आईएमआर का जो फुल फॉर्म होता है इन्फेंट यानी कि शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला को सूतिका अवस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? तो वहाँ पर 500 किलो कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में दांतों का उद्भव प्रायः किस आयु में शुरू हो जाता है। बच्चों में दांतों का उद्भव प्रायः किस आयु में स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जब बच्चा, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बता दूं, 6-7 माह हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे के दांत, एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो पहले दांत निकलते हैं उस दांत को हम क्या बोलते हैं। तो उस दांत को हम कृंतक दांत बोलते हैं। बच्चे में जो दांत पहले 2 निकलते हैं जिसे हम अस्थायी दांत की संज्ञा देते हैं और उसे हम कृंतक दांत बोलते हैं। तो क्वेश्चन एक बार बना था कि जो छोटा बच्चा होता है उसके जब पहली बार दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, जो अस्थायी होते हैं मतलब कि गिर जाते हैं, उसे दांत को क्या बोलते हैं। तो हम कृंतक दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक दांत बोलते हैं। कभी उनके बीच उंगली रख के देखिएगा, बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों में रिकेटस होने का प्रमुख कारण विटामिन डी की कमी। मैंने अभी बता दिया, क्वेश्चन आप लोग सभी जान गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर आंतरिक अवरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से वृद्धि और विकास करता हुआ बालक किस आयु में बिना सहारे के साथ खड़े होने में सक्षम हो जाता है। तो बच्चा 11 से, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन इसलिए डाउट है, यहाँ पर अगर 12 से 18 माह होता तो ऑप्शन नंबर सही होता, लेकिन यहाँ पे 12 से 18 माह नहीं दिया तो समझ लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बच्चा 1 साल तक तो भाई घसर घसर चलता है, लेकिन यहाँ बात की गई है बिना सहारा के बच्चा जब 12 से 18 महीने का होता है, यानी कि 1.5 साल तक होता, तभी बच्चा बिना सहारे के खड़ा होता है। लेकिन जब बच्चा 1 साल तक हो जाता है तो वो कुर्सी पकड़ के, चेयर पकड़ के खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इससे नहीं दिया है। अगर ऑप्शन 12 से 18 दिया होता तो ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी 11 से 12 माह हो जाएगा। ठीक है, बिना सहारे की बात की गई है तो हमारा बच्चा 12 से 18 माह होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आंसर नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर सी सही करेंगे। बच्चा जनरली होता है कि बच्चा 1 साल जब होता है तो चीज़ें पकड़ के करता है, पकड़ चलता है, दीवार पकड़ेगा, चेयर पकड़ेगा, स्टूल पकड़ेगा, तब पकड़ चलेगा। और बिना पकड़े बच्चा तब खड़ा होता है जब 12 से 18 माह का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। चिकन पॉक्स किस प्रकार का संक्रमण है। ये हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बच्चों में टीबी मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा फैलती है। बच्चों में टीबी मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा फैलती है। तो हमारा जो मार्ग होता है वो होता है बिंदुक संक्रमण द्वारा। अब बोलेंगे बिंदुक संक्रमण क्या होता है। बिंदुक मतलब होता है ड्रॉपलेट मतलब होता है एयर में उड़ते रहते हैं। एयर में मतलब किसी को टीबी था, उसने खांसा, और जब खांसा तो उसके मुंह से थूक निकला, और जब थूक निकला तो इतने छोटे छोटे थूक निकलते हैं जो एयर में उड़ते रहते हैं, उससे हम बोलते हैं एयर ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदुक बोलते हैं। तो वहाँ पर बिंदु के द्वारा संक्रमण होना, यानी कि ड्रॉपलेट द्वारा संक्रमण होगा, तो इसीलिए ड्रॉपलेट यानी कि बिंदुक संक्रमण बोलते हैं। जब चीज़ों को ऐसे आप रिलेट करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है। कौन सा टीका 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है। तो हमारा पेंटावायलेंट ए भी लगता है, रोटावायरस का ए भी लगता है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है ये भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्षय रोग की रोकथाम हेतु दी जाने वाली वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है।
क्षय रोग की रोकथाम हेतु दी जाने वाली जो वैक्सीन होती है वो किस मार्क्स लगाई जाती है, वो हमारी आईडी यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन। आईडी मतलब होता है इंट्राडर्मल यानी कि अंतःत्वचयी लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आईएम मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मुंह द्वारा, यानी कि सभी लोग जानते हैं मुंह द्वारा जनरली दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक सहायता के दौरान ध्यान रखने वाली बात क्या है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है। प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय अनावश्यक जल्दीबाजी न करें, बिल्कुल सही है। रोगी की चारों ओर भीड़ जमा न होने दें, ये भी सही है। बिना समय की बर्बादी किए देखभाल प्रदान करना प्रारंभ करें, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली खपच्ची का क्या उपयोग होता है। तो खपच्ची क्या होता है, जो किसी खपच्चा, पता नहीं गाँव खपच्चा खपच्ची ऐसे कुछ बोलते हैं। तो खपच्ची का ये काम होता है कि जनरली आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो उस हड्डी के सहारे आपको हड्डी पे खपाची लगाकर उस पर पट्टी बांध दी जाती है। तो उसी खपच्ची का मतलब होता है टूटी हुई हड्डी को सहारा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी में डूबने पर रोगी को क्या प्राथमिकता सहायता दी जानी चाहिए, यानी कि अगर पानी में कोई डूब रहा है तो वहाँ पर आप क्या सहायता प्रदान करेंगे। वहाँ पर सहायता क्या प्रदान करेंगे, सर्वप्रथम पीड़ित पानी से बाहर निकालें, ठीक है। शरीर को पानी से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपाय करें, ये भी सही है। यदि रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो तो मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन प्रदान करें, यानी कि होंठ से होंठ मिलाकर उसको हवा दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक दवा का क्या कार्य होता है। जो हमारी एंटीबायोटिक दवा होती है उनका क्या होता है, ये दवाएं शरीर के तापमान को सामान्य करने में मदद करती हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, TDS से आप क्या समझते हैं। जो हमारा TDS होता है बार लेना, ये हमारा जैसे जो हमारे डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर के आगे लिख देते हैं AM PM, पता नहीं क्या लिखते हैं ना, दवा के आगे AM, आफ्टर मील, मिडवे, तो वही होता है TDS। तो TDS मतलब होता है दिन में 2 बार 3 बार आपको देना है TDS मतलब। नेक्स्ट है, औषध निर्भरता से आप क्या समझती हैं। औषध निर्भरता से आप क्या समझती हैं, यहाँ पे समझते होना चाहिए भाई, लड़का लड़की दोनों पढ़ सकता है। वह शाखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो किसी दवा के लंबे समय तक बार बार लेने पर उत्पन्न वह स्थिति जिसमें उस व्यक्ति के लिए उस दवा का सेवन अन्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्राथमिकता वाला कार्य करता है। यानी कि ऐसी कोई दवा होती है, जैसे मान लो एक दवा का नाम ले लीजिए कम्बिफ्लॉम, दूसरा का ले लीजिए क्रोसिन। तो कोई दवा होती, किसी को क्रोसिन सूट करती है, किसी को नहीं करती है। तो अगर इसको सूट करती कम्बिफ्लेम तो आप उसको क्रोसिन खवा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सूट ही नहीं कर रही, कहने का मतलब उसको फ़ायदा नहीं करती। दवा लगना होता है, यानी कि दवा पे क्या है, निर्भर हैं वो, उसी दवा पे निर्भर हैं, उसके अलावा उनको कोई दवा सूट नहीं करती है, कोई सूट नहीं करती है। तो वही हमारा औसत निर्भरता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HIV संक्रमित रोगी के उपचार हेतु में ली जाने वाली थेरेपी कौन सी है। जो हमारा HIV संक्रमित रोग होती हैं उनके जो थेरेपी की जाती है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी ART होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दौरों के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयोग में ली जा सकती है। दौरों के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयोग में ली जा सकती है, उसका हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर फेनेटोइन भी ली जाती है, फेनोबारबिटॉल भी ली जाती है और डाइजीपाम भी ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये सब सही भी दवा ली जाती हैं। AM से आप क्या समझते हैं। कोई डॉक्टर का दवा लिखता है और उसके आगे अगर AM लिख देता है तो उसका मतलब होता है दोपहर पूर्व, यानी दोपहर से पूर्व आपको लेना है। AM मतलब दोपहर से पूर्व उस दवा को लेना है। TDS मतलब होता है दिन में 3 बार और AM का मतलब होता है दोपहर से पूर्व, आप इसको याद रखिएगा। एक रोगी को इंस्ट्रामास्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगाया जा सकता है। एक रोगी को IM का इंजेक्शन कहाँ लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक रोगी को इंस्ट्रामास्कुलर इंजेक्शन यानी कि IM इंजेक्शन कहाँ लगाया जा सकता है। IM इंजेक्शन वहाँ लगता है जहाँ पर मांस ज़्यादा होता है। तो नितंबों की ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशियों में, यानी कि आपके हिप में लगाया जाता है, कूल्हे के नीचे, ये हमारा सही होगा। कंधों में डेल्टॉइड मांसपेशियों, यानी कि आपने हाथ में भी लगवा सकते हैं कंधे के ऊपर। तो आज के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि B और C ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण है। श्वसन संबंधी संक्रमण कौन सा है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण है। तो जो हमारा इसमें तो देखो ब्रोंकाइटिस जो होता है, एक जो सलेस्मा झिल्ली होती है उसमें जो सूजन पड़ जाती है उसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और क्षय रोग TB होती है। न्यूमोनिया क्या होती है, फेफड़े से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, क्या नाम होता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं
सफ़ेद रुधिर कणिकाएं यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। व्हाइट को हम सफ़ेद बोलते हैं और रेड को हम लाल रक्त कणिकाएं की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईएसआर का फुल फॉर्म नाम क्या है? ईएसआर का पूरा नाम क्या है? तो ईएसआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है पॉलीयूरिया से आप क्या समझते हैं? पॉलीयूरिया से आप क्या समझते हैं? तो इसमें होगा मूत्र के सामान्य से अधिक मात्रा में उत्सर्जित जो होता है उसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। यानी कि आपके यूरिन में आपका जो यूरिन निकलता है तो वहाँ पर आपके मूत्र में सामान्य से अधिक मात्रा में यूरिया का निष्कर्षण होता है, उसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। यानी कि आप पानी जब कम पिएंगे तभी समझ लीजिए यूरिन आपका ज़्यादा निकलेगा। आप अगर जितना मात्रा में पानी पी रहे हैं उतनी ही कम मात्रा में आपके यूरिन में यूरिया देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2 हमारा यूरिया का फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा है रक्त का पीएच किस प्रकार का होता है? मैं आपको बता दूं, आप पढ़िए होंगे एक पीएच स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती लिखी होती है। बीच में यहाँ पर होता है, यहाँ पर ना तो क्षारीय होता है ना हम अम्लीय होता है, उसे हम 7 से संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो रक्त का जो हमारा पीएच होता है वो हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा, हल्का क्षारीय। अच्छा, हम बात करेंगे रक्त का पीएच होता कितना है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट कि हमारे खून यानी ब्लड यानी रक्त का पीएच कितना होता है। तो हमारा 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बौनेपन का क्या कारण होता है? यानी बौनेपन का क्या कारण होता है? बौनापन क्यों आता है? तो इसलिए आता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो हमारी शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारी अल्प क्रियाशील होती है, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती है, तब शरीर में बौनापन आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्फैग्मोनोमेनोमीटर का क्या काम होता है? जो स्फैग्मोनोमेनोमीटर होता है इसका क्या काम होता है? इसका जो काम होता है उसे हम बोलते हैं बीपी नापने का काम आता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के शरीर का तापमान किस मार्ग से लिया जा सकता है? यानी कि अगर आप एक नर्स हैं, आप एएनएम के पद पे काम कर रहे हैं या स्टाफ नर्स के पद पे काम कर रहे हैं, अगर किसी रोगी का बॉडी टेम्परेचर नापना है यानी बुखार नापना, तो आप कहाँ नापेंगे भाई? कभी ने देखा होगा एक थर्मीमीटर आता है कांच का, उसको मुंह में डाल सकते हैं एक्जिला द्वारा और मलाशय यानी कि बगल में भी, आप कहने की जो आपके हाथ का बगल होता है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कैसे नापते हैं भाई। जो आप देखा होगा जो हमारे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है तो उनके मलाशय द्वारा नापा जाता है। आपने देखा होगा, जनरली किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हमारे मार्ग होते हैं तापमान नापने के। नेक्स्ट है कोमा से आप क्या समझते हैं? कोमा ये होता है अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी बेहोशी के कारण बेहोश रहता है तो उसे हम कोमा बोलते हैं। मूवी में बहुत देखा होगा कोमा। तो इस का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक जो रहने वाली बेहोशी होती है उसे हम कोमा की संज्ञा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखो दिवस की बात आ गई तो मैंने बोला है कि एक पेज पर सुंदर आप दिवस के लिख लीजिए, एक ऊपर हेडिंग डालिए दिवस, और जो भी दिवस हम पढ़ाते हैं बीच बीच में आ जाएँ तो आप कॉपी पलटिए और उस दिवस का नाम लिख लीजिए वहाँ पर पटाख दे एकदम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 12 मई को हम विश्व नर्स दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों में डिप्थीरिया का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? बच्चों में डिप्थीरिया जो संक्रमण होता है वो किस द्वारा होता है? फिर वही आ गया बिंदु संक्रमण, यानी कि ड्रॉपलेट द्वारा होता है। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है HIV संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से होता है? तो ये हमारा होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने के द्वारा आपको एड्स हो जाएगा। और मैं बता दूं एड्स को आप कैसे परीक्षण करेंगे, उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। और एड्स आपको हुआ है कि नहीं हुआ है हम कैसे जांचेंगे? तो एक परीक्षण होता है, उसका नाम होता है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट करके हम एड्स का बीमारी का पता लगाते हैं। और दूसरा एक टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न टेस्ट, पश्चिमी टेस्ट, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए एड्स नापने के 2 परीक्षण होते हैं, एक होता है एलिसा टेस्ट और एक होता है वेस्टर्न टेस्ट। दोनों आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि एड्स का नापने का कौन सा परीक्षण होता है। तो दूसरा हमारा पहला है एलिसा और दूसरा हमारा है वेस्टर्न टेस्ट, आप लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट है प्लेग को इस नाम से भी जाना है। जो हमें प्लेग बीमारी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम काली मृत्यु के नाम से जानते हैं, काली मृत्यु के नाम से जानते हैं। कंडोम का उपयोग निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? मैंने अभी बताया HIV संक्रमण को रोकने में हमारा क्या होता है, कंडोम एक अच्छा
सहायक साबित होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कुष्ठ रोग का कारण क्या है, यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है उसका कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है एक हमारा बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, क्या बोलते हैं, लेप्रोसी रोग, लेप्रोसी LEPORASY, लेप्रोसी बोलते हैं। उसी से देखो इसके नाम लेप्री है ना, वहीं से लेप्रोसी आ गया। आप ऐसे याद करिए कि जो लेप्रोसी आपका कुष्ठ रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक जो जीवाणु है उससे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इम्यूनिटी का क्या अर्थ है। सभी लोग जानते हैं भाई, इस वर्ड से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। किस लिए वाकिफ़ होंगे, क्योंकि भाई जब कोरोना का समय आया था तो वहाँ पर सभी कहते थे भाई हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। तो इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर कितनी है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थे वो कोरोना में सफ़र करके वो डेथ हो गए, वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि क्या था, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कोरोना से लड़ पाएँ। तो जिसकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उतना ही कम बीमार होता है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कितनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग के उद्भावन अवधि सबसे ज़्यादा होती है। तो उद्भावन अवधि सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगी, वो हमारी एड्स में देखती है, ज़िंदगी पे चलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खसरे की प्रथम खुराक कब लगाई जाती है, खसरे की प्रथम खुराक कब लगाई जाती है। तो ये हमारी जो खुराक लगती है वो 9 माह की आयु में लगाई जाती है। कब, 9 माह की आयु में लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सेवलॉन क्या है। सेवलॉन क्या है, देखो सेवलॉन साबुन भी आता है, आप मार्केट में जाइए तो उससे कह दीजिए हमको एक सेवलॉन साबुन दे दीजिए। SABILON होता है, सेवलॉन साबुन होता है। तो सेवलॉन साबुन का क्या मतलब होता है, आप हाथ धुलेंगे तो कीटाणु मर जाएंगे, विसंक्रमित हो जाएंगे। तो क्या हुआ, साबुन किससे बना था, साबुन हमारा रासायनिक प्रक्रिया से बना था। उसका काम क्या है, संक्रामक को कम करना। तो आप समझ लीजिए सेवलॉन जो है हमारा एक प्रकार का रासायनिक विसंक्रमक है। कैसे, सेवलॉन साबुन आता है, साबुन कहाँ से बनता है, केमिकल यानी कि रसायन से बनता है। करता क्या है, विसंक्रामक का काम करता है, यानी कि संक्रामक फैलने से रोकना है। तो सेवलॉन क्या है, एक रासायनिक विसंक्रामक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से अभाव जनित या कुपोषण जनित रोग है। अभाव जनित या कुपोषण जनित रोग क्या है, उससे हम बोलते हैं स्कर्वी। यह हमारा अभाव जनित या कुपोषण जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य रक्त के बारे में सही वाक्य क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया है कि जो सामान्य रक्त होता है हमारा हल्का क्षारीय होता है, जिसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रक्त का पीएच कितना है, तो 7.4 होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना, यानी कि अपनी पर्सनल हाइजीन रखना। पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखना, यानी कि आपके जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से हाइजीन का अर्थ है भैया स्वच्छता, मैंने अभी बता दिया। निम्न में से मसूड़ों का प्रदाह कहलाता है, यानी कि मसूड़ों को प्रदाह किसे बोलते हैं, उसे हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। मसूड़ों में दर्द होना या ठंडा पानी गर्म लगना, ठंडा या गर्म पानी लगता है, उसे हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में जिस लोगों को स्कर्वी का दूसरा नाम पता हो कि स्कर्वी का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि स्कर्वी का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि स्कर्वी का दूसरा नाम क्या है और ये कहाँ पहली बार देखा गया था। नेक्स्ट है मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अब यूपीएनएचएम की जो 17,291 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसकी थ्योरी क्लास प्लस आपको 100 प्रश्नों की सीरीज, और मैं साथ साथ बता दूं आपका जो जीके जीएस पोर्शन है और रीजनिंग का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होगा। और मैं बता दूं जो कंप्यूटर की क्लास हो रही है अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं 15-15 20 मिनट के। तो आप उसको अगर अटेंड कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिट हो जाएंगे। ठीक, उसी से फंसता है जनरली। तो आप अगर कंप्यूटर क्लास नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीएनएचएम कंप्यूटर की। ठीक है, उसमें चेकआउट करिएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई प्रकार का इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप छाप दीजिए, जो भी गाली गलौज लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण से क्या समझते हैं, तो ऐसा तत्व जो जल को प्रदूषित करते हैं उसे हम प्रदूषक तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन हमारी 18%, बाकी जो बची हमारी अन्य गैसें होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से मच्छर द्वारा संचालित रोग कौन सा है। निम्न के मच्छर द्वारा संचालित रोग कौन सा है।
पहली बात तो मुझे कुछ गलत लग रहा है भाई, क्योंकि निम्नलिखित में से यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो फाइलेरिया ये हमारा परजीवी से होता है, यानी कि प्रोटोजोआ से हमारा फाइलेरिया होता है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का अगर नहीं होगा तो उस हिसाब से हमारा फाइलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया और डेंगू होते हैं ये हमारे मच्छर द्वारा होते हैं, फाइलेरिया हमारा परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सभी को क्वेश्चन रटा होगा। मानव आहार नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अमाशय यानी कि स्टमक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमाशय या स्टमक की संज्ञा देते हैं। निम्न में से अग्न्याशय के बारे में सत्य कथन क्या है? अग्न्याशय के बारे में सत्य कथन क्या है? यह इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रवण करता है। जो आपके शरीर में अग्न्याशय होता है उसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं, और बीटा कोशिकाओं से आपका इंसुलिन स्रावित होता है, और यह अगर इंसुलिन श्रावण नहीं होता है तब व्यक्ति के अंदर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या शुगर हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे शरीर की पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, और अगर यह स्रावण नहीं होता है तब व्यक्ति के अंदर डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारी एक प्रकार की असंक्रामक बीमारी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रसिका जो हमारी गले में होती है, भाई गले में किसका पाचन होता है? यहाँ पर नहीं होता। छोटी आंत में होता है, अमाशय में होता है, ग्रहणी यानी कि जो हमारा छोटी आंत होती है इसमें एक पार्ट होता है ग्रहणी, तो इन तीनों में होता है, लेकिन नहीं बात किया गया तो हमारी ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह ए बी को सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ए बी जो हमारा होता है ऑल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है हमारा ऑलवेज डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जोड़ क्या है? सबसे बड़ा जोड़ क्या है? उसे हम घुटने का जोड़ बोलते हैं। भाई घुटना जो होता है आपका सबसे बड़ा जोड़ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, घुटने का जोड़। नेक्स्ट है, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाले किस प्रकार का पदार्थ है? जो हमारे शरीर में यूरिया पाई जाती है वो किस प्रकार का पदार्थ है? तो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। इसलिए उत्सर्जी है क्योंकि यूरिया मानव शरीर के यूरिन में बनता है, किडनी में, और ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलती है तो उसे हम उत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि उत्सर्जित बोलती है। जैसे आपके शरीर से पसीना निकलता है तो हम कहते हैं कि आपके शरीर से पसीना का उत्सर्जन हो रहा है, तो यूरिया का उसी प्रकार से हमारे शरीर से उत्सर्जित हो रहे पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है? मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो क्या होगा? वातावरण के साथ समायोजन का अभाव रहेगा, बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास की कमी आएगी, ये भी सही है। अनियमित जीवन हो जाएगा, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंजाइटी से आप क्या समझते हैं? भाई एंजाइटी क्या है? चिंता। लोग बोलते हैं आजकल हमको बहुत एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनोरचना से आप क्या समझते हैं? मनोरचना से आप क्या समझते हैं? वे अचेतन प्रक्रियाएं जिनका उपयोग व्यक्ति भय एवं चिंता युक्त स्थितियों में इनसे बचने के लिए करता है, उसे हम मनोरचना बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन B9 की कमी से हो जाती है? विटामिन B9 की कमी से जो होती है हमारी एनीमिया रोग होती है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एनीमिया रोग होता क्या है? एनीमिया रोग वो होता है जिस शरीर में रक्त की कमी को हम एनीमिया रोग की संज्ञा देते हैं, और अगर आपको एनीमिया रोग से बचना है तो आप पालक खाइए, और जो भी लौह पदार्थ वाले हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके खाइए। जैसे पालक में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है तो आप उसको खाइएगा, ठीक है। फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां लीजिए, आपके शरीर में कभी भी एनीमिया रोग नहीं होने पाएगा। गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ें दी जाती हैं महिला को, वो फोलिक एसिड और आयरन की गोली और प्लस कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है खाने के लिए। नेक्स्ट है, फल मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? जो फल हमारे होते हैं किस चीज़ के होते हैं? उसमें विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन हमारे अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के रोगी को कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है?
तो कम जो हमारी युक्त कैलोरी होती हैं, तो अगर किसी व्यक्ति जो हमारा हृदय रोग से संबंधित है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वहाँ पर कम कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कोई अगर मोटापे से पीड़ित है तो भी उसको कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि उसको मोटापा ना बढ़ने चाहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हमारे सही होंगे। नेक्स्ट है, ऐसा आहार जिसमें मिर्च मसाले की मात्रा बहुत कम होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं अनुत्तेजक आहार। क्योंकि उसमें क्या है भाई, जब मिर्च मसाला खाते हैं तो आप उत्तेजित होते हैं, आपके आँख से पानी आने लगता है। जब आप ज़्यादा मिर्चा खा लीजिए तो आपको नाक आँख सब गीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उत्तेजना काम कर गई। अब कहा क्या है, मिर्च मसाला कम होगा तो क्या होगा, आपकी उत्तेजना कम नहीं होगी, आप उत्तेजित नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुत्तेजक आहार होता है। मतलब इसमें क्या उत्तेजना नहीं होती। आप मिर्चा खा लीजिए तो खूब उत्तेजित हो जाएंगे, पूरे रूम में टहल देंगे, हाई सू करते रहेंगे, तो क्या है आपके अंदर उत्तेजना आ गई। और आप जब कम मिर्च मसाला वाला सामान खाएंगे तो आपके अंदर उत्तेजना नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा है, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? फिर आप जहाँ पर कार्यक्रम एक्ट अधिनियम लिख रहे हैं वहाँ पर इस एक्ट को लिख लीजिए कि जो आपका खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम था वो हमारा 1954 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, डायबिटीज़ के दौरान रक्त ग्लूकोज स्तर जो होता है वो कितना होता है? वो हमारा जो स्तर होता है वो हमारा होता है सामान्य से अधिक। भाई जब किसी महिला को डायबिटीज़ हो जाती है या पुरुष को, वहाँ पर अगर शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ मधुमेह हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा रक्त का ग्लूकोज में जो रक्त ग्लूकोज होता है उसका जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। औषध उपयोग की सुरक्षित बनाने संबंध अनिवार्य तथ्य क्या है? उसे हम बोलते हैं उचित औषधि व मात्रा, उचित मार्ग व समय, उचित रोगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सुमिलित करने वाला आ गया, इसको सुमिलित करना है आपको। अभी मैंने बताया कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है, मैंने बता ही दिया। FAO का है रोम इटली में है, और डनीडा का आपका है कोपेनहेगन, और अस्तबंग का है सदमा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ई का 4। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण क्या होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और शरीर द्वारा भोजन तथा द्रव का प्रयोग करने की क्रियाएं हमारी पोषण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैच कराने के लिए आ गया। अंधापन क्या होता है? जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वहाँ पर अंधापन यानी कि रतौंधी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए का 3 से। यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी जो होता है ये हमारा उद्भवन काल यानी 30 से 80 दिन तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी का 4 से। फिर हमारा साल्मोनेला जो टाइफी होता है ये हमारा होता है, साल्मोनेला टाइफी हमारे आंत को प्रभावित करता है। नाड़ी दर जो आपका है वो हमारा 40, नाड़ी दर मतलब वही आपका 40 mmHg, और श्वसन दर आपका लास्ट में था 14 से 18 मिनट। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पाँचवा, और पाँचवें का ई का आपका 2। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं है? तो इलाज इसमें ये होता है कि जहाँ पर सांप काटा है वहाँ पर आपको कोई भी गर्म नहीं करना है, कोई भी गर्मी उत्पन्न नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी, सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना, ये नहीं होता है। सांप को काटने वाली जगह पर बर्फ़ की थैली रखना बिल्कुल सही है। सांप के काटने वाली जगह के ऊपर, अच्छा बर्फ़ की थैली इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर खून, जिससे मान लो सांप जहाँ काटा वहाँ पर आप अगर बर्फ़ की थैली रख देंगे तो खून वो गर्म के बजाय ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा खून हो जाता है तो वहाँ पर बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और जब बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा तो सांप जहाँ पर काटा है तो उसका जो विष होगा पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ रखी, ब्लड में सर्कुलेशन ना होने पाए। ठीक है। सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखें, यानी कि अगर हाथ में काटा है तो आप हाथ ऊपर कर लीजिए। ठीक है, सॉरी हृदय के नीचे रखना है, यानी कि अगर हाथ में काटा है तो आपको हाथ नीचे लटका लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी मैच कराना है आपको। रोग का कारण तो अगर कोई रोग का कारण है तो उसका अभाव होगा, अगर धूमि कारण है तो उसका विसंक्रमण होगा, अगर शयन कक्ष में धुआं भर रहा है तो वहाँ पर दम घुट जाएगा आपका, आरामदायी स्वास्थ्य है तो आपका अचेत रोगी होगा, अगर रक्त भंडार है तो रक्त को हम फ्रिज में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी मैच हो गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, संतुलित आहार आयु 10 से 12 वर्ष में अनाज की मात्रा जो होती है वो आपकी 290 प्रतिग्राम होती है। ठीक है। पानी के स्रोत क्या होते हैं? ये वर्षा, झील और नदी यहाँ होती, सभी को पता है। एएनएम का क्या काम होता है? एएनएम का जो काम होता है वो हमारी स्वास्थ्यकर्मी होती हैं। पीठ की देखभाल बचाती है, किससे हमारी बचाती है? वो हमारी बताती है दबाव वर्ण से, और एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख स्रोत हमारा आंवला है। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो गया।
नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय दुर्लभ निरोध नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था हमारा वो था दुर्लभ रोग से पीड़ित रोग को 50,000 की सहायक राशि प्रदान करना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की कार्य क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा 2025 तक है, यानी टीबी का लक्ष्य आपका 2025 तक है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? 11 जुलाई को, जो आप जहाँ पर 11 जुलाई ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जहाँ पर आप दिवस लिख रहे हैं वहाँ पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यूपीएनएचएम की लगातार क्लासें मिलेंगी। आप उसको अटेंड के लिए थ्योरी क्लास प्लस आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएंगे उसको भी आप रूबरू होंगे। और आपसे बता दें, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, लगभग 50 मिनट के 5 पार्ट होंगे, 15-15 मिनट के एक पार्ट है, तो उसको देख लेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।